नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह प्राइमरी के लिए सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे फिर वह जूनियर के लिए सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, अदरवाइज आप पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता है, साहित्य से 2-4 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं, तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम कवि कौन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बार 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया वो हिम तरंगड़ी रचना पर दिया गया था। हिंदी की रचना थी, हिंदी की रचना हिम तरंगिणी रचना पर दिया गया था। और जिसकी यह रचना है उस व्यक्ति का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा माखनलाल चतुर्वेदी। और ये वर्ष भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो रचना है हिम तरंगिणी रचना, ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पहली बार दिया गया वो किसे दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। कब दिया गया था। 1955 में दिया गया था। किस रचना पर दिया गया था, तो हिम तरंगिणी रचना पर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। भाई साहब, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या राहुल सांकृत्यायन हैं। तो कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं, इन्होंने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। क्या कहा है। बीज वपन काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है। वीर गाथा काल कहा है ना। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है। तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। देखिए दोस्तों, ये चारों आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। वीर गाथा काल किसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बीज वपन काल किसने कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती जो रचना है, इस रचना के रचनाकार कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है। देखिए दोस्तों, ये भारत भारती जो रचना है ना, ये आपकी भारत भारती रचना 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और जब 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई तो इसको अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था। क्यों। क्योंकि यह वीर रस से ओतप्रोत रचना थी। हमारे देश में उस समय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इसीलिए ये रचना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ऊर्जा का काम करती थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया। और जब्त कर लिया, और महात्मा गांधी ने इसी रचना के कारण, जिसने इस रचना को किया उसको, है ना, उसको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई इसी रचना के कारण। और राष्ट्र कवि उनको कहा गया। और अब तो आप जान ही चुके होंगे कि उत्तर कौन सा होगा। मैथिली शरण गुप्त होगा, है ना दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना है भारत भारती। 1912 में आई थी प्रकाशन में, और अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया। ये भी पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना को अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वह भारत भारती थी, है ना। और ये भी पूछा जाता है, राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस रचना के कारण
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी, तो वह रचना भारत भारती है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? झरना जो काव्य संग्रह है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपका दिया गया है यहाँ पर। ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। आप एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए दोस्तों, है ना, एक ऑप्शन और बना लीजिए, है ना, इसमें एक ऑप्शन और आप बना लीजिए और ऑप्शन होगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, है ना दोस्तों। अब देखिए ये जो झरना है, झरना का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1918 है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी झरना के साथ ही जब झरना प्रकाशन में आई, इसी के साथ ही छायावादी युग का प्रारंभ माना जाता है। छायावादी युग का प्रारंभ इसी रचना के प्रकाशन के साथ माना जाता है। और ये जो आपका झरना है, झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहते हैं। प्रथम प्रयोगशाला, है ना, प्रयोगशाला। और ये भी आप कह सकते हो कि छायावाद युग की प्रथम रचना कौन सी है? तो छायावाद युग की प्रथम रचना आपकी झरना है ना दोस्तों। और इस झरना को लिखा किसने है? तो इस झरना को लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। और जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद की यह रचना 1918 में आई थी। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन गया। झरना को किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। झरना कब प्रकाशन में आई? 1918। इसलिए 1918 इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी झरना के प्रकाशन के साथ आपके छायावादी युग का प्रारंभ होता है, इसलिए ये वर्ष आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और छायावादी युग चला है सन 1918 से 1936 तक। और इसी को छायावादी प्रथम छायावादी रचना भी माना जाता है और इसको छायावाद युग की प्रथम प्रयोगशाला भी इसको कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसका उत्तर आपका हो गया जयशंकर प्रसाद। चारों ऑप्शनों में जयशंकर प्रसाद नहीं थे, इसलिए मैंने आपका ये ऑप्शन बढ़ाया था। ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा है पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पल्लव एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के पल्लव काव्य संग्रह जो है इसके रचयिता कौन हैं? मोहन राकेश हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महादेवी वर्मा हैं। तो ये जो पल्लव है ना, इस पल्लव के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं, है ना। और सुमित्रा नंदन पंत ने इस पल्लव को लिखा है। साथ ही साथ सुमित्रा नंदन पंत का एक और ध्यान में रखना, लोकायतन, है ना, लोकायतन भी सुमित्रा नंदन पंत का है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पल्लव और लोकायतन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है जूही की कली के रचनाकार कौन है? जूही की कली, जूही की कली के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा हैं, महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं। कौन है? तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका है जूही की कली, जूही की कली को लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत। और जूही की कली के साथ इसको एक और याद रखिएगा आप, परिमल, है ना, परिमल। परिमल के भी रचनाकार कौन है? परिमल एक काव्य संग्रह है और इस काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। जूही की कली एक कविता है ना, और इसको भी लिखा है किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने पुत्री को लेकर के एक लिखा है जिसका नाम है सरोज स्मृति। अपने पुत्री के याद में लिखा है सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, है ना।
सरोज स्मृति। तो ये तीन आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा कि जूही की कली, परिमल, सरोज स्मृति, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। आगे कह रहा है रंग में भंग के रचनाकार कौन है? रंग में भंग, रंग में भंग के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो कौन है? तो देखिए दोस्तों, रंग में भंग के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। और मैथिली शरण गुप्त की और बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। जैसे इनकी मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है साकेत, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। साकेत एक रचना है, और ये रचना क्या, महाकाव्य आप इसको कह सकते हो, है ना। मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है ये, है ना। और मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है जो चंपू काव्य है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यशोधरा। यशोधरा, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की एक रचना है, और ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य क्या होता है दोस्तों? अगर जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए। जो गद्य में और पद्य में दोनों में लिखा गया हो, है ना। 4 लाइनें कविता की हो, उसके बाद उसको गद्य में भी लिखा गया हो नीचे। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ऐसे कृति को, ऐसी रचना को चंपू काव्य या चंपू कृति माना जाता है। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। लेकिन याद रखना, रंग में भंग, यशोधरा, साकेत, है ना, ये सब किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की हैं। ये अपना अगला है, कह रहा है तितली और कंकाल किसकी रचना है? तितली और कंकाल, तितली और कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की, रामचंद्र शुक्ल की, अज्ञेय जी की। तो याद रखना, तितली और कंकाल ये उपन्यास विधा की रचना है ना। उपन्यास विधा की रचना है। और जयशंकर प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे, जिनमें से एक तितली है, एक कंकाल है और एक इरावती है। क्या है? इरावती। और ये इरावती क्या है? अपूर्ण है ना, अपूर्ण है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा होगा? इरावती होगा, है ना। तितली और कंकाल ये दोनों भी आपके क्या हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो काव्य विधा उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। अब ये अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है? तोड़ती पत्थर, मोहन राकेश जी हैं, राहुल सांकृत्यायन, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कौन है तोड़ती पत्थर? तोड़ती पत्थर वही इलाहाबाद के पथ पर तोड़ती पत्थर, है ना। ऐसे कुछ लाइनें हैं उसकी। तो ये जो तोड़ती पत्थर है, ये आपका तोड़ती पत्थर जो रचना है, ये है आपका ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है तोड़ती पत्थर। अभी मैंने आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बताया, सरोज स्मृत है, परिमल है ना, सरोज स्मृत, परिमल, और कोई एक बताया था, है ना। क्या बताया था भाई, दिमाग में नहीं आ रहा है। जूही की कली, है ना, जूही की कली, और ये परिमल, तोड़ती पत्थर, ये सभी रचनाएं किसकी हो गई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो गई। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? वैदेही वनवास, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। कौन है? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है वैदेही वनवास, है ना। जो सीता जी को राम जी जब अयोध्या वापस आते हैं तो त्याग देते हैं, तो सीता जी को वन में जाना पड़ता है, और वहाँ पर लव कुश का जन्म होता है। तो वैदेही शब्द आपका सीता के लिए आया है, और इसको लिखे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना वैदेही वनवास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो आज के इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।